तो दोस्तों टेक्सटाइल वॉर की पार्ट 1 की वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह से सबसे पहले टेक्सटाइल की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हमने बात किया कि अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं के टाइम में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होती गई। इसके बाद हमने बात किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करती है और भारत में अलग अलग तरीके से वो शोषण करना चालू करती है। पार्ट 2 की वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह से भारत की इंडस्ट्रीज कम बैक करती हैं। इंडिया में आज़ादी की लड़ाई होती है और भारत एक कम बैक करने की कोशिश करती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलती है स्वदेशी आंदोलन की वजह से। तो दोस्तों इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं आज़ादी के बाद भारत किस तरह से बदला और हम आज तक कैसे आए और कितना बड़ा आने वाले टाइम में स्कोप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो दोस्तों ये पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 और 2 में हमने खाली हिस्ट्री में बात किया। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो गरीबी रेखा के नीचे थी। भारत के डेस्टिनी में अब कुछ बचा नहीं था, अब सिर्फ यही बचा था कि भारत अपने लोगों के दम पे कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों जब ये आज़ादी मिली तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान में पार्टीशन भी हुआ और दोनों देशों के बीच में सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग तरीके से डिवाइड हुई। लाखों लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान गए, पाकिस्तान छोड़ के भारत में आए और कम से कम 3 से 4 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई इस बीच में। ये एक बहुत दर्दनाक घटना भी थी। लेकिन दोस्तों हम समझते हैं कि इंडस्ट्रीज कितनी डिवाइड हुई। तो अगर हम बात करें कि 409 टेक्सटाइल मिल भारत में आई और वहीं 14 टेक्सटाइल मिल और करीब 22% जो लैंड था कॉटन कल्टीवेशन का वो पाकिस्तान की तरफ गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद पूरा भारत मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और सब ने आज़ादी के बाद एक अपने देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। तो अगर हम बात करें कि 1951 में भारत में 23,800 खाली मिल थी कॉटन की, तो हम बात करें अगले 30 साल में भारत में करीब 6 लाख मिल्स थी। मतलब 1981 में भारत पूरी तरह से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। और वहीं अंग्रेजों की अगर हम लैंकशायर मिल की बात करें तो रोज एक न एक मिल वहां पे बंद होती जा रही थी। अगर हम 1980s में बात करें तो करीब 130 से ज्यादा टेक्सटाइल की मिल्स मुंबई में थी और वहां पे चौल का कल्चर बढ़ता जा रहा था और चौल में सस्ते सस्ते घर होते थे, लोग रहते थे वहां पे और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जिस वजह से चीप लेबर होता था और इंडिया काफी अच्छा कॉटन और टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन मिल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कोई बड़ी आजादी नहीं थी, उनको कई सारी कमियां दिखती थी और वो चाहते थे कि उनका भी ट्रेड यूनियन अच्छा सा बने जिसमें उनकी भी जरूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन कंपनी के ओनर्स उनको एक स्लेव के तरह ही अभी तक समझते थे। अब इसके बाद जो मिल के वर्कर्स थे वो दत्ता सामंत के पास जाते हैं मुंबई में। दत्ता सामंत ने इसके पहले भी कई ट्रेड यूनियंस की लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने प्रीमियम ऑटोमोबाइल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने एम्पायर डाइंग के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने ये लड़ाइयां जीती भी थी। स्टैंडर्ड मिल और कई सारे जो मिल्स थी वहां के वर्कर्स चाहते थे कि दत्ता सामंत उनके लिए एक लड़ाई लड़े और जो उनका हक है वो कंपनी के ओनर्स उनको दें। इस वजह से सब दत्ता सामंत के पास जाते हैं, लेकिन दत्ता सामंत उनको मना कर देते हैं कि मैं ट्रेड यूनियन के तरफ से मैं स्ट्राइक पे नहीं जाऊंगा। लेकिन पूरी रात वहां पे सारे जितने वर्कर्स रहते हैं वो उनके घर के सामने बैठे रहते हैं। अगली सुबह जब दत्ता सामंत बाहर आते हैं मुंबई में अपने घर से तो वो हाँ कर देते हैं और इसके बाद एक बहुत बड़ी स्ट्राइक मुंबई में चालू हो जाती है। दत्ता सामंत के हाँ बोलते ही ये बात आग की तरह फैल जाती है और करीब 2.5 लाख से ज्यादा मुंबई में काम करने वाले वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अगर हम उस समय में बात करें तो करीब करीब 3 लाख वर्कर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में पूरे मुंबई में काम कर रहे होते हैं, जिसमें से ज्यादातर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। दोस्तों ये स्ट्राइक मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी तरह से अब किस्मत बदलने वाली थी। सबको लगा कि ये स्ट्राइक कुछ ही दिनों की बात है और ये स्ट्राइक समय के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो मिल के ओनर्स थे उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और धीरे धीरे ये पूरी लड़ाई पॉलिटिकल बनती गई। अब ये ईगो के क्लैशेस तक बात आके पहुंच गई थी। अब ना मिल वर्कर्स पीछे हटने को तैयार थे और ना ही जो कंपनीज थी वो पीछे हटने को तैयार थी। ऐसे करते करते करीब 1.5 साल तक ये स्ट्राइक चलती रह गई। हर बदलता हुआ दिन बुनकरों के लिए एक मुश्किल भरा दिन होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्राइक बढ़ती जा रही थी बुनकरों के लिए काम करने के पास कोई काम नहीं था और उनके खाने के भी लाले पड़ते जा रहे थे। और 1.5 साल के अंदर बहुत सारी मुंबई के अंदर मिल्स बंद हो गई और 1.5 लाख से ज्यादा मिल में काम करने वाले वर्कर्स बेरोजगार हो चुके थे। दोस्तों ये बंद हुई मिल्स आज के डेट में आपको बहुत बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े घरों में बदलते हुए देख सकती हैं और वहां से बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस समय खत्म हो गई। जो एक बड़ा कल्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुंबई में बन रहा था वो उसी एक स्ट्राइक की वजह से समय के साथ खत्म होता गया। इसके कुछ ही साल बाद 1987 में वर्ल्ड कप होने वाला था
और इस वर्ल्ड कप को अब एक ऐसा इंसान ऑर्गेनाइज कर रहा था जो पूरी तरह से इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदलने वाला था। इस वर्ल्ड कप को पूरी तरह से रिलायंस स्पॉन्सर कर रही थी और इस वर्ल्ड कप का नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप भारत में कई महीनों से बड़ा था क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप भारत जीत चुका था कपिल देव की अगुवाई में और भारत को लगा था कि 1987 में भी जीतेगा और बहुत बड़ी एक व्यूअरशिप हो चुकी थी भारत में क्रिकेट की। सब लोग सुबह शाम दूरदर्शन खोल के बैठ जाया करता था। दोस्तों हमने दूरदर्शन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो जब क्रिकेट मैच शुरू होता था वर्ल्ड कप का, उस बीच में जितने ऐड आते थे उसमें ओनली विमल का ऐड चलता रहता था और रातों रात विमल भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। भारत ये वर्ल्ड कप हार चुका था लेकिन विमल ये वर्ल्ड कप जीत चुका था क्योंकि विमल अब भारत में सबके जबान पे था। विमल सबसे प्रीमियम ब्रांड बन के भारत में उभर चुका था और इनको देखते ही देखते बॉम्बे डाइंग ने भी यही चीजें करनी शुरू कर दी और डिक्सैम ने भी ये सारी चीजें करनी चालू कर दी। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का रोल बढ़ता जा रहा था क्योंकि सारी कंपनीज चाहती थी कि जिस तरह से विमल ने अपना एक ब्रांड बिल्ड कर दिया लोगों के दिमाग में, उसी तरह से बाकी कंपनीज भी अपना ब्रांड बिल्ड करें। धीरे धीरे 1990 का लिबरलाइजेशन आता है और इसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स भारत में खुलते हैं। अब इसके बाद कई सारी कंपनीज आती हैं इंडिया में जो अपनी एडवर्टीजमेंट करना चालू करती हैं। इसके बाद गार्डन वरेली साड़ी ने अपना एक बड़ा एड कैंपेन लॉन्च किया जिसमें उसने 3 मिस इंडिया को उठा के एडवर्टीजमेंट कराया था। इसके बाद मयूर शूटिंग्स ने अपना एड कराया जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को रखा। दिनेश शूटिंग ने अपना एड स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने सुनील गावस्कर को हायर किया। इसके बाद ग्वालियर शूटिंग्स पे आती है, वो पटौदी फैमिली को हायर करती है। इसके बाद सिया राम्स भी मार्केट में आ जाता है और उनके साथ डोनियर जो उनका पेरेंट ब्रांड है वो भी आ जाता है और सब ब्रांड अपना टीवी एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते हैं और सब प्रीमियम ब्रांड्स बन जाते हैं जिनको आज के डेट में हम बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये सब टीवी एडवर्टीजमेंट का काम रहा है। इसके बाद रेमंड लॉन्च होता है और रेमंड अपना एक एड कैंपेन लॉन्च करता है द कंप्लीट मैन। ये दोस्तों सबसे ज्यादा पॉपुलर ये एड कैंपेन होता है और इसने विमल को मार्केट से हिला के रख दिया क्योंकि अभी तक विमल की मार्केट में मोनोपोली हुआ करती थी और रेमंड ने मोनोपोली मार्केट से हिला के रख दी थी क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट काफी अच्छा था और इनकी कपड़ों की क्वालिटी में भी काफी ज्यादा दम था। आज भी आप भारत में अगर एक आम आदमी से आप टॉप 3 ब्रांड्स पूछेंगे वो विमल, रेमंड या सिया राम की ही बात करेगा क्योंकि ये टीवी मार्केटिंग के थ्रू लोगों के माइंड में प्रोजेक्शन किया गया है इतने सालों के अंदर। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अब ये मार्केट भी गिरने लगा साल 2004 आते आते। और अगर हम बात करें कि इंडिया में नया एक ट्रेंड शुरू होने लगा रेडीमेड कपड़ों का। अब कोई कपड़े सिलवाना नहीं पसंद करता था, अब लोग धीरे धीरे रेडीमेड की तरफ बढ़ रहे थे और नए नए ब्रांड्स खुलते जा रहे थे जैसे वेस्ट साइड हो गया, पैंटालून्स हो गया। इसके बाद हम बात करें कि लाइफ स्टाइल ब्रांड्स हो गए, फैशन चेन्स कई सारे आ गए मार्केट में और 2004 तक जो भारत की अपैरल रिटेल इंडस्ट्री थी उसने $2 बिलियन का मार्क भी क्रॉस कर दिया था। भारत का मार्केट काफी बड़ा हो रहा था जिसको देखते हुए बाहर की बहुत सारी कंपनियां भारत में आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दी थी। भारत में कई बड़े ब्रांड भी आने लगे जैसे कि ज़ारा हो गया, वेरोमोडा हो गया, ये सब कुछ ब्रांड्स भारत में आने लगे थे। रेडीमेड कपड़ों के मॉल्स का काफी ट्रेंड चला इंडिया में 2004 से 2010 तक और इसके बाद यह ट्रेंड फिर से बदला। दोस्तों हमने जब से बात किया है हर समय ट्रेंड बदलता गया है और अब हम अगर बात करें 1950s के बाद से ट्रेंड ज्यादा तेजी से बदल रहा है। आपको ये पूरा मार्केट समझ में आ रहा होगा। 2010 के बाद से भारत में लोग अब ऑनलाइन खरीदारी करना चालू कर चुके थे। अब लोग मॉल जाना कम पसंद करने लगे और उस समय फ्लिपकार्ट भी खुल चुका था, मिंत्रा भी आ चुका था, जेबोंग भी आ चुका था। दोस्तों हमने जेबोंग के फेलियर स्टोरी पे बात किया, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद इन सब प्लेयर्स को मार्केट में देखते हुए अमेजॉन भी भारत के मार्केट में शुरू होता है और अमेजॉन सबसे पहले जंगली नाम के ब्रांड से आता है और उसके बाद अमेजॉन पूरी तरह से भारत में लॉन्च हो जाता है और इंडिया ने एक नया ट्रेंड सीख लिया। अब इंडिया में लोग कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे और 2018 तक भारत की फैशन मार्केट इंडस्ट्री करीब $4 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। ये काफी बड़ा फिगर था और अब इंडिया को लोग सबसे बड़ा पोटेंशियल की तरह देखने लगे क्योंकि चाइना का मार्केट सैचुरेट हो चुका था, यूएस का मार्केट सैचुरेट हो रहा था और अब इस समय इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनकर अब तैयार हो रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात किया कि इंडिया ने 2020 तक आजादी के बाद से क्या क्या किया। तो दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड से कैसे इंडिया रिकवर किया अपने सिल्क इंडस्ट्री को और किस तरह से इंडिया आज काम कर रहा है और फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम साल 2021 में जनवरी से जुलाई के बीच में बात करें तो इंडिया ने 1.77 लाख करोड़ का बिजनेस किया था जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 52.6% ज्यादा था।
साल 2020 का आप ट्रेंड देख सकते हैं कि इंडिया ने करीब 1.16 खाली लाख करोड़ का बिजनेस किया था, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने काफी रिकवर करने की कोशिश किया और 2021 में इंडिया ने 1.77 लाख करोड़ का जब बिजनेस किया तो वो पिछले 5 साल के ट्रेंड से बहुत ज्यादा है। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किन कंट्रीज को करता है, तो पहले 5 कंट्रीज को अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे आगे उसमें यूएस खड़ा है। इंडिया करीब 44.923 करोड़ का बिजनेस किया करता है यूएसए के साथ। उसके बाद इंडिया सबसे ज्यादा बिजनेस करता है बांग्लादेश के साथ, फिर इंडिया चाइना के साथ, यूएई के साथ और देन यूके के साथ इंडिया एक्सपोर्ट किया करता है भारत से। कोविड के बाद अगर हम देखने की कोशिश करें कौन सा सेक्टर इंडिया में ज्यादा तेजी से उठा है, तो उसमें हम बात करें कर्टेन्स, पिलोज, मतलब होम फर्निशिंग के आइटम्स में करीब 28% की ज्यादा तेजी देखी गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में ही रह रहे हैं। और वही अगर हम देखें कि कर्टेन्स और कारपेट का भी अगर हम मार्केट देखें तो उसमें भी 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो इन दो चीजों में मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि अब लोग ज्यादातर घरों में ही रह रहे हैं। इस वजह से लोग घरों को अपने और ज्यादा डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम इन डेटा में भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया के सामने कई सारी मुसीबतें हैं। इस समय वियतनाम बहुत तेजी से प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहा है कॉटन और टेक्सटाइल का। वहीं अगर हम बांग्लादेश की इकोनॉमी देखें तो वो अपने पूरे टेक्सटाइल प्रोडक्शन में करीब 26 बिलियन डॉलर से वो 33 बिलियन डॉलर तक आए हैं। लेकिन जो इंडिया का ग्रोथ है वो बहुत स्टैग्नेंट है, जैसा था वैसे ही है। इंडिया करीब 35-36 बिलियन डॉलर का पहले भी एक्सपोर्ट कर रहा था, वही अभी भी कर रहा है। दोस्तों, हमने बांग्लादेश पे एक डिटेल केस स्टडी बना के रखी है, किस तरह से बांग्लादेश ने अपने कंट्री में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट पैदा किया इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन इंडिया का मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा स्लो होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि रॉ मटेरियल काफी ज्यादा कॉस्टली होता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट भी बिजनेस करने का हाई है, जिस वजह से जो बाकी के छोटे कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ये ज्यादातर इस मार्केट को अफेक्ट करते जा रहे हैं। और दोस्तों, चिंता वाली बात जो सबसे बड़ी है कि इंडिया का हर साल दर साल एक्सपोर्ट में कमी आती जा रही है। तो हम अगर देखने की कोशिश करें तो इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट में 14.1% का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का किया करता था साल 2015 में, जो कि साल दर साल गिरते गिरते 10.9% का ही शेयर रह गया है इंडिया के टोटल। अगर हम टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट देखें तो दोस्तों, यहां पे इंडिया को अपना टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। उसके पीछे रीजन है कि सबसे ज्यादा जो कोई सेक्टर जॉब क्रिएट कर सकता है एग्रीकल्चर के बाद, तो वो यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बांग्लादेश ने ये करके दिखाया है, वियतनाम ने ये करके दिखाया है, श्रीलंका भी यही करने की कोशिश कर रहा है, जापान ने ये करके दिखाया है। तो अगर इंडिया यहाँ पे अच्छे से काम करने की कोशिश करे, ज्यादा बेटर और इजी प्रोसेस इंडिया में भी बिजनेस का हो, तो ये मार्केट भी इंडिया उठा सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी जॉब की काफी ज्यादा कमी है। इसी एक्सपोर्ट की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल करीब 10,000 करोड़ की एक स्कीम लॉन्च की थी, जो कि अगले 5 साल में इस मार्केट पे इन्वेस्ट की जाएगी। गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगले आने वाले कुछ सालों में करीब 7.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब्स पैदा करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, यही था पूरा आज तक का ट्रेंड। हमने इन 3 पार्ट में बात करने की कोशिश की कि इंडिया का टेक्सटाइल प्रोडक्शन किस तरह से शुरू हुआ, सबसे पहले कहां पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ और आज हम किस जगह पे खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर हम एक्सपोर्ट में देखें तो इंडिया में काफी ज्यादा गैप है इस समय, और बहुत ज्यादा आप इस गैप को फिलफिल कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। आप अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं, और जिससे आप इंडिया के बने हुए गारमेंट्स और टेक्सटाइल आप इंडिया के बाहर दूसरी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जहां पे हाई डिमांड है। ये करना आज से 10 साल पहले उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज की डेट में ये वॉक ऑफ केक हो चुका है। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तीनों पार्ट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको कितना ज्यादा टेक्सटाइल मार्केट भारत का समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।